अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। विकास को घबराया देख मीनल और रमन परेशान होकर बाहर देखें। कौन पीछे पड़ा है तुम्हारे? मीनल डर कर रमन के पीछे छुप जाती है। रमन बोला, विकास बाहर तो कोई नहीं है, कौन है? विकास मीनल को पीछे छुपते देख जोर जोर से हंसने लगा। रमन उसकी मस्ती को समझ चुका था। उसने बोला, तू मेरी वाइफ को डराता है? इस पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। मीनल नाराज होकर अपने कमरे में जाने लगती है। रमन उसका हाथ पकड़ लेता है। विकास भी सॉरी बोलता है। विकास के हाथ में कई शॉपिंग बैग थे। वो बोला, गुड मॉर्निंग टू लवली कपल। गुड मॉर्निंग कहकर उसने रमन की तरफ देखा, मानो पूछ रही हो कि ये यहाँ किस लिए। रमन बोला, तुमने ऑफिस जाना है ना, तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं थे, सो मैंने अपने डिजाइनर से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवाए हैं। विकास ने बैग मीनल को दे दिए। मीनल खुश हो गई। उसने कहा, थैंक यू, ब्रेकफास्ट बना हुआ है, दोनों खा लो, मैं अपने लिए तैयार होकर बना लूँगी। मीनल कपड़े बदलने चली गई। वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। मीनल ने दूध के साथ ब्रेड ऑमलेट बनाया था। रमन ने मीनल के लिए खुद ब्रेड ऑमलेट ही बना दिया। मीनल ने बैग खोले। हर बैग में अलग ड्रेस थी। उसने निकाल कर देखा, सारी ड्रेसेज ऑफिस वियर थी। उसने एक पैंट शर्ट निकाल कर पहन ली। उसने खुद को शीशे में देखा। उसकी लुक ही बदल गई। वो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। मीनल को देखकर वो दोनों भी हैरान रह गए। वो सच में किसी कंपनी की सीईओ लग रही थी। विकास बोला, वाह, तुम तो कलर की जगह कंपनी की मालिक लग रही हो। रमन बोला, मुझसे शादी करके मेरी कंपनी की मालिक ही हो गई है, ये तो लगेगी ही। मीनल अपने लिए खाना बनाने आई तो उसने देखा कि बना पड़ा था। ये किसने बनाया? विकास भैया आपने बनाया? नहीं नहीं, तुम्हारे पतिदेव ने बनाया। आप कैसे दोस्त हैं? वो कल हॉस्पिटल से आए हैं और आप उसे खाना बनाने देखते रहे, आपने रोका भी नहीं। फिर रमन से बोली, मैं बोल कर गई थी कि मैं आकर बनाती हूँ, तो आपने क्यों बनाया? मुझे लगता है आपको बांध कर बिठाना पड़ेगा। आपको अपनी सेहत की बिल्कुल फिक्र नहीं है। भैया मैं तो सोच रही थी कि आपको इनकी देखभाल के लिए छोड़ कर जाऊँ, पर आप अगर ऐसा करेंगे तो मुझे डर लगता है इनके लिए। गलती हो गई मेरी माँ, तू जा, मैं संभाल लूँगा, इसे बेड से उतरने भी नहीं दूँगा। हाँ, वो तो तुम्हारे लिए बनाना था इसलिए बनाया। दिन में तो मैं आराम ही करूँगा और मेरी इतनी ही फिक्र है तो छुट्टी कर लो, रमन ने बच्चों की तरह कहा। 3 दिन हो गए छुट्टी किए हुए, आज तो जाना ही पड़ेगा, मैं फिर लेट हो जाऊँगी। यहाँ से बस कहाँ से मिलेगी? विकास तुम इसे छोड़कर आ जाओ, यहाँ से बस या टैक्सी तो जाती नहीं है। विकास उसे ऑफिस के पास ले आया। वो पीछे ही उतर गई, पर उसकी एक सहकर्मी ने उसे कार से उतरते देख लिया। जब वो ऑफिस आई तो सब उसे ही देख रहे थे। उसने सोचा नए कपड़ों के कारण देख रहे हैं। वो आकर अपनी सीट पर बैठ गई। वो मैडम जो रोज उससे कॉफ़ी मंगवाती थी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई और बोली, मीनल ये लो कॉफ़ी, रोज़ तुम मेरे लिए कॉफ़ी लाती थी, मैंने सोचा आज मैं कॉफ़ी तुम्हारे लिए बना दूँ। मीनल को आए हुए 2 घंटे हो गए थे पर किसी ने कोई काम नहीं दिया था। तब उसे उनकी डायरेक्टर ने बुलाया। वो गई तो डायरेक्टर बोली, कैसी हो, काम में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई तंग करे तो मुझे बताना। ओके मैडम। वो जाने लगी तो डायरेक्टर फिर बोली, वो विकास सर तुम्हारे बॉयफ्रेंड है क्या? जी। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे भैया हैं, मतलब वो मेरी फ्रेंड के भैया हैं तो मेरे भी भैया हैं। ओ ओके, मैंने सोचा बॉयफ्रेंड है जो तुम्हारी लीव के लिए उन्होंने पर्सनली फ़ोन किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो वहाँ से आ गई। लंच टाइम में वो लंच करने गई तो उसकी फ्रेंड महक जो उसके साथ रोज़ लंच करती थी बोली, मीनल चल क्या रहा है? विकास और तेरे बारे में सब मुझसे पूछ रहे थे, तू इतने दिन क्यों नहीं आई? क्या सच में तू और विकास? अरे नहीं यार, तेरा क्या दिमाग खराब है? वो तो मेरी फ्रेंड के भाई हैं और मैं उन्हें भैया बुलाती हूँ। तो ये ब्रांडेड ड्रेस और सुबह कार से आना, 2 दिन में इतना बदलाव कैसे? वो तुझे किसने बताया कि कार से आई हूँ? वो ना असल विकास भैया की बहन मेरी फ्रेंड बाहर से आई है, उसने ही ये सब दिया है और वो ही मुझे ऑफिस छोड़ने आई थी। कार उसकी ही थी, उसने ऐसे ही कितने कपड़े दिए हैं मुझे। मीनल का ऑफिस में आज का दिन बहुत ही बढ़िया गया। किसी ने कोई काम नहीं करवाया। वो सारा दिन बैठी इधर उधर की सोचती रही।
एक बार रमन को फ़ोन किया, कैसे हो, क्या कर रहे हो, आराम ही करना, कोई काम मत करना। सब ठीक है ऑफिस में, किसी ने डांटा तो नहीं, रमन ने पूछा। अरे नहीं, बल्कि आज तो उल्टा सब प्यार से पेश आ रहे हैं। पता नहीं क्यों विकास को लेकर सब बातें बना रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा विकास से कोई रिश्ता तो नहीं। उसने क्यों फ़ोन किया लीव के लिए। डायरेक्टर तो यहाँ तक पूछी कि क्या विकास मेरा बॉयफ्रेंड है। तो तुमने क्या कहा। रमन को गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया कि मेरी फ्रेंड का भाई है और मैं भी उसे भैया ही मानती हूँ। गुड, ये ठीक है। अब वो खुश हो गया। फिर बोला, अच्छा खाना खा लिया था। नहीं, आज कैंटीन में कुछ खास नहीं था। यहाँ की कैंटीन में बस सैंडविच और चाइनीज़ खाना ही होता है। लंच में इंडियन खाना होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ इंडियन, तभी तो मज़ा आता है। क्या रोज़ नूडल्स खाते रहो या सैंडविच खाते रहो। कभी कभार तो अच्छा लगता है पर रोज़ नहीं। मैं खाना भिजवाऊँ। नहीं, अब तो छुट्टी होने वाली है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ओके, टैक्सी कर लेना। रमन ने विकास को कहा, अपने यहाँ के कैंटीन वाले को एक लेटर इशू करो, उससे कहो सैंडविच और चाइनीज के अलावा इंडियन फूड भी शामिल करे, जिसमें नॉर्थ और साउथ इंडिया के खाना हो। क्यों भाई, ये सलाह तो मैंने भी दी थी। तब कोई कह रहा था कि राजमा या कढ़ी चावल हर कोई घर में खा सकता है। हम वेस्टर्न और चाइनीज खाना ही लंच में देंगे। अब मैडम ने ज़रा शिकायत क्या कर दी, जनाब अपनी ही बात भूल गए। तो इसमें बुरी बात क्या है, हम इंडियन हैं, हमें इंडियन खाना ही खाना चाहिए। और सुनो, कल उसके डिपार्टमेंट में जाकर कहना कि मीनल के हिस्से का जो काम है उसे करने को दिया जाए, नहीं तो उसे शक हो रहा है कि कोई काम क्यों नहीं दे रहा है। और हाँ, कह देना कि वो मेरी बहन मतलब विकास की बहन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई काम न दो। उनकी गलतफहमी क्लियर कर देना। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? सब सोचने लगे हैं कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, इस कारण से आज सब पूछ रहे थे। पर उसने कहा कि तुम उसकी फ्रेंड के भाई हो, इसलिए उसके भी भाई हो। ओह, ये तुम्हारी कंपनी के लोग भी ना, विकास ने ताना देते हुए कहा। ओह हेलो, हमारी कंपनी, तुम भी उसी कंपनी का हिस्सा हो। अच्छा, अब कोई और काम पेंडिंग तो नहीं है। नहीं, वो पुलिस वालों से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि उन लोगों का पता नहीं चला, पर अपनी टीम ने एक बंदे को पकड़ा है जिसे पुलिस ने बेकसूर कहकर छोड़ दिया था। मुझे तो उस पर शक है कि वो पुलिस से झूठ बोल रहा था। कहो तो मैं जाकर पूछताछ करूं? नहीं, तुम रहने दो, तुम पुलिस के साथ काम करो, ये काम विष्णु को दे दो, वो बड़ों बड़ों की जुबान खुला लेता है। अगले ने अपना वार दिखा दिया, अब मेरा वार देखे। मेरा हथियार विष्णु है, अब बच कर दिखाए। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं विष्णु को कह देता हूँ। उसने विष्णु को फ़ोन किया। यार कहाँ है तू, एक काम था, रमन पर हमला हुआ था, 3 गोलियाँ लगी थी पर वो बच गया। अपने अड्डे पर एक बंदा पकड़ा हुआ है, पुलिस को तो उसने कुछ नहीं बताया। ज़रा तुम कुछ निकाल कर दिखाओ। रमन अब ठीक है? अरे हाँ, ठीक से भी डबल ठीक है। तुझे पता है, होश आते ही सबसे पहला काम जनाब ने क्या किया? क्या किया? शादी कर ली। क्या? किससे? और मुझे बताया भी नहीं। क्या करता, इश्क में अंधा हो गया था, विकास ने मजाक करते हुए कहा। क्या इश्क? कौन है वो जिसने इसकी जान बचाई उस दिन गुंडों से। बस पहली नज़र का प्यार हो गया। रमन ने उससे फ़ोन छीन लिया। बकवास करता है ये। वो तो दादाजी ने शर्त रखी थी कि 1 हफ्ते में शादी कर लो, नहीं तो कंपनी को भूल जाओ। बस ये लड़की अच्छी लगी सो इससे शादी कर ली। अच्छी लगी? अच्छी तो वो सोनिया भी लगी थी तुम्हें। उसकी बात मत करो, ये उससे बिल्कुल उलट स्वभाव की है। तू देख कर जान जाएगा। इसे पैसे का बिल्कुल लालच नहीं है, चाहे तो विकास से पूछ लो। कहकर उसने विकास को फ़ोन दे दिया। लालची तो बिल्कुल नहीं है, बस दिमाग से पैदल है। कहती है नौकरी करूँगी, कल को तलाक हो गया तो अपना गुजारा कर सकूँ। तो मैंने कह दिया कि रमन इतने पैसे वाला है, इससे तगड़ी एलिमोनी मांग लेना। तो पता है क्या जवाब दिया? क्या? मुझे नहीं, रमन को कहती है। ये कैसा दोस्त है आपका, देख लो, आपको छोड़कर मेरी साइड ले रहा है। ये भरोसे लायक नहीं है, ये आपको डुबो देगा। कहकर विकास हंस दिया। उसकी बात सुनकर विष्णु भी हंसने लगा। अब तो मिलना ही पड़ेगा। भाभी की बातें फ़ोन पर सुनने में ऐसी हैं तो सामने कैसी होंगी। हाँ, तू भी आकर ले लेना प्रसाद। कब आ रहा है? आज रात को पहुँचो समझो। विष्णु एक प्राइवेट डिटेक्टिव था और वो तीनों खास दोस्त थे। वो आजकल दुबई आया हुआ था किसी केस के सिलसिले में।
मीनल छुट्टी होते ही बाहर आ गई। वो बस स्टॉप की तरफ जाने लगी, पर उसे याद आया कि रमन ने कहा था कि टैक्सी कर लेना, सो वो टैक्सी करके घर आ गई। विकास उसके आने से पहले ही चला गया था। मीनल अंदर आई तो उसने रमन को लिविंग रूम में बैठा पाया। रमन बोला, आओ यहाँ आकर बैठ जाओ। मैं पहले वो कहने ही लगी थी कि एक आंटी ने आकर उसे पानी का ग्लास दिया। लीजिए मैडम, पानी पीजिए। थैंक यू। पानी लेकर उसने रमन की तरफ देखा। रमन बोला, ये आंटी हमारे घर का सारा काम करती हैं। मैंने मना किया था इसलिए कल आई नहीं थी, अब से रोज़ सुबह आ जाएंगी। आंटी, इसके लिए चाय बना दो, ये टाइम इसका चाय पीने का है। ठीक है सर। मीनल जाकर रमन के पास बैठ गई। उसने रमन के माथे पर हाथ रखकर उसका बुखार देखा। बुखार नहीं था। उसने पूछा, विकास भैया कब गए? आधा घंटा ही हुआ है गए हुए। कोई काम था क्या? नहीं, मैं तो आपके लिए पूछ रही थी कि कब से अकेले बैठे हो आप। तभी मीनल का फ़ोन बजा। रूही का था। वो वहीं रमन के सामने फ़ोन उठाकर बोली, हेलो रूही, क्या हाल है? कैसे याद किया? ठीक हूँ, इतने दिन हुए मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ, और अपने जीजा जी से भी। रमन पास ही बैठा था, उसे सब सुनाई दे रहा था। उसने मीनल को इशारा किया कि बुला लो। वो भी देखना चाहता था आखिर ये रूही है कौन, जिससे वो सोई हुई भी बातें करती रहती है। मीनल ने रूही को एड्रेस बता दिया और आने को कह दिया। वो रमन से बोली, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम 2 साल से रूममेट हैं, हम साथ में पढ़ते थे, तब से इकट्ठे रह रहे हैं। उसके लिए कुछ स्पेशल मंगवाना है, उसे गिफ्ट देना है। उसे क्या पसंद है? उसे भी कपड़ों का बहुत शौक़ है। मैं ऐसा करती हूँ, उसे ले आती हूँ और उसके लिए गिफ्ट भी ले लूँगी। नहीं, तुम मुझे उसकी फ़ोटो दे दो, मैं ड्राइवर को दे देता हूँ, वो ले आएगा। कहकर उसने ड्राइवर को फ़ोन किया और कहा, एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसे बस स्टॉप से लेकर आना है। मीनल ने उसे रूही की फ़ोटो दे दी जो उसने ड्राइवर को भेजी थी। फिर मीनल ने रूही को कार नंबर देकर कहा कि इस कार में आ जाना। वो मुड़ी तो रमन फ़ोन पर बात कर रहा था। रमन ने फ़ोन उसे दे दिया। ये लो, इन्हें रूही की चॉइस और साइज़ बता दो। मीनल ने फ़ोन पकड़कर रूही की पसंद और साइज़ उन्हें लिखा दिया। कुछ देर में रूही आ गई। वो तो पहले एरिया देखकर हैरान हो गई, फिर जब वो फ्लैट में आई तो और भी हैरान हो गई। वो डर गई कि ये तो बहुत अमीर आदमी है, पता नहीं कैसा होगा। पर जैसे ही वो अंदर आई तो मीनल भाग कर आकर उससे लिपट गई। रूही ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों थोड़ी देर वहीं अपनी इधर उधर की बातें करती रही। रमन को लगा कि उसे तो इग्नोर ही कर दिया, तो वो बोला, मीनल, इन्हें अंदर तो आने दो। तब मीनल को याद आया कि वो तो दरवाजे पर ही खड़े हैं, तो वो उसे लिविंग रूम में ले आई। फिर उसने उसे रमन से मिलाया। रूही, ये मेरे पति रमन है, ये रूही है। रमन ने खड़े होकर हेलो कहा और उसे बैठने को कहा। आंटी ने पहले पानी दिया, फिर चाय के साथ स्नैक्स ला कर दिए। रूही रमन थोड़ा सा डर रही थी, तो रमन वहाँ से उठकर चला गया। फिर वो दोनों खुलकर बात करने लगे। मीनल बोली, कैसा लगा? यार, ये तो बहुत स्मार्ट है और फिर इतना पैसे वाला भी है। रमन ने ये सुना तो वो खुश हो गया। वो अपने बेडरूम में चला गया। वो आईने में खुद को देखने लगा। अब तो उसकी फ्रेंड ने भी स्मार्ट कर दिया, फिर तो मीनल को भी अच्छा लगूंगा। वो अपने ही ख्यालों में खो गया। मीनल ने पूछा, देखी उसकी स्माइल? रूही बोली, पता नहीं स्माइल की तू जाने, मुझे तो उससे डर ही बहुत लग रहा था। वो इतना बड़ा बंदा है, मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं पाई, पर दूर से देखकर ही पता लग रहा था कि हैंडसम है। तुम दोनों की जोड़ी खूब अच्छी लगी। पर तुम्हारी शादी कैसे हुई? तुम तो इसे पहले से जानती ही नहीं थी, या जानती थी और मुझे नहीं बताया? अरे नहीं, वो बात ये थी कि उस दिन जब मैं पहले दिन काम के लिए जा रही थी तो ये जख्मी हालत में मेरी टैक्सी में आकर बैठ गया, तो मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मीनल ने उसे सारी कहानी सुनाई। तभी विकास कुछ पेपरों पर साइन कराने के लिए आया। उसने सोचा कि लिविंग रूम में रमन और मीनल बैठी हैं। वो जब आगे आया तो रूही को देखकर चौंक गया। तुम यहाँ कैसे? रूही भी बोली, तुम यहाँ? तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए? मैंने कहा था ना, गलती हो गई, मैंने सॉरी भी तो कहा था। अरे तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? ये मेरे दोस्त का घर है, मैं यहाँ आता जाता हूँ। क्यों मीनल भाभी जी? रूही, जैसा तुम मेरी फ्रेंड हो, ये रमन का फ्रेंड है। तुम दोनों कहाँ मिले, कैसे मिले?
यार जब मैं यहाँ आने के लिए तेरे लिए फ्रूट्स ले रही थी तो ये जनाब भी कहीं से आ रहे थे। जैसे ही मैं फ्रूट लेकर मुड़ी तो इनसे टकरा गई। मैंने सॉरी भी कह दिया, इनके पेपर्स बिखर गए थे। मैं उठा देती पर मेरी बस आ गई थी, सो मैं भागकर बस में चढ़ गई। विकास भाई, इसकी तरफ से मैं सॉरी मांगती हूँ। अब ठीक है या रमन जी से भी माफ़ी मंगवाऊँ? मैंने कब कहा कि मैं माफ़ी मांगने के लिए कह रहा हूँ? न मैं नाराज़ हूँ, ये तो इनका वहम है। रमन कहाँ है? वो अंदर बेडरूम में होंगे, आप चले जाओ। विकास रूही की तरफ देखते देखते अंदर चला गया। रमन बेड पर लेटा था। विकास को देखकर बोला, जो कहा था लाए? हाँ ले आया, ये साइन करवाने थे। विष्णु भी आज पहुंच जाएगा, कल सुबह ही काम पर लग जाएंगे। ओके, मेरी तबीयत के कारण तुम्हें सारा काम तुम पर आ गया, सॉरी यार। यार भी और सॉरी भी, बात कुछ हजम नहीं हुई। अब सेंटी मत हो, मैं तेरा काम नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? तब रमन ने पेपर साइन किए। उसने विकास से कहा कि बाहर जाकर मीनल को अंदर भेज दो। मीनल अंदर आई तो रमन ने उसे वो बैग दिया। ये ड्रेस आ गई है, तुम देख लो। मीनल को वो ड्रेस रूही के लिए पसंद आई। उसने रमन को थैंक्स कहा। वो दोनों बाहर आ गए। फिर सबने बैठकर खाना खाया। 8 बज गए थे। रूही बोली, अब मैं वापस चलूं, काफ़ी देर हो गई है। रमन बोला, रूही आप विकास के साथ चले जाना, वो भी जाने वाला है। कहकर उसने मीनल को पास में पड़े एक बैग की तरफ इशारा किया। मीनल उठी और वो बैग उठाकर रूही को दे दिया। रूही ने पूछा, ये क्या है? ये हमारी शादी का गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए, रमन बोला। रूही ने मीनल की तरफ देखा। इसकी क्या ज़रूरत थी? मीनल ने उसे गले लगाकर कहा, अपनी दोस्ती के लिए ज़रूरी है। फिर रूही और विकास चले गए। फिर मीनल ने नहा धोकर कपड़े बदले वो बेडरूम में आ गई तो रमन कुछ पेपर्स देख रहा था। मीनल ने उसे पूछा, आपकी तबीयत ठीक हो गई है क्या? क्यों, क्या बात है? मैडम, आप क्या करना चाहती हैं मुझसे? रमन ने शरारती लहजे में कहा। फालतू बात मत कीजिए, इन्हें रख दीजिए और सो जाइए। मैं कल की तरह आपको सुला देती हूँ। कल की तरह? उसने फिर आंखें मटका कर पूछा। ठीक है, अगर आपको नहीं सोना तो करिए अपना काम, मैं अपने बेडरूम में जा रही हूँ। वो जाने लगी तो रमन ने उसकी बाँह पकड़कर खींच लिया। मीनल उसकी गोद में जाकर गिरी। रमन ने उसके चेहरे के बाल पीछे किए और उसका मुंह हाथों में लेकर उसके चेहरे को चूम लिया। फिर रमन ने उसे गले लगा लिया और हंस दिया। उसने रमन को घूर कर देखा। ये सब क्या है? आप इस तरह नहीं कर सकते। हमारी शादी कोई सच्ची शादी नहीं है। हम आज या कल अलग होने वाले हैं, तो ये सब हम में नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे तुम प्यारी लगी। और तुम्हें किसने कहा कि हमारी शादी नकली है? हमने बाकायदा कानूनी तौर पर शादी की है। हाँ, अगर लोगों को बताने की बात है तो मैं जल्द ही अनाउंस कर दूंगा। फिर ठीक था। नहीं, लोगों को नहीं बताना, नहीं तो कल जब तलाक हो जाएगा तो मेरी हर तरफ बहुत बेइज्जती होगी। तुम ये बार बार क्या तलाक की बात किए जा रही हो? मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। मीनल बोली, सच कह रही हूँ, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं सच में अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो और मुझे तुमसे प्यार हो गया है, हाँ ये सच है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आपको ये समझ नहीं आ रहा, असल में आपको सिर्फ अट्रैक्शन हुआ है। आपको लगता है आपको मुझसे प्यार है। इसी तरह आपको सोनिया के बारे में भी लगता था। मुझे मिलते ही आप उसे भूल गए, तो उसके वापस आने पर आप मुझे भी भूल जाओगे। ये प्यार नहीं, हवस है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सॉरी, मुझसे ही गलती हो गई होगी। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम्हें खुद मेरे प्यार का एहसास हो जाएगा। तुम दूसरे रूम में जा सकती हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार को हवस समझो। मीनल उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। रमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लग रहा था कि इसने क्या गलत किया। वो सच में उससे प्यार करने लगा था। सुबह उसने खाना बनाया, उसने उसकी भी कदर नहीं की। क्यों, ऐसा क्यों? मेरा प्यार उसे लस्ट लगा। मीनल दूसरे कमरे में आ गई। वो दरवाज़ा बंद करते ही रो पड़ी। रमन, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप। गलती हो गई मुझसे, मुझे ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती। भगवान मेरे ही साथ, ये क्यों? हमारा तलाक निश्चित है, फिर क्यों मुझे प्यार हुआ? दोनों रोते रोते सो गए। दूसरे दिन रमन के उठने से पहले ही मीनल ऑफिस चली गई। उसने नाश्ता भी नहीं किया। रमन ने बाहर आकर देखा तो आंटी ने उसे बताया कि मीनल बिना नाश्ता किए ही चली गई।
मीनल ऑफिस आ गई, पर उसका मन अभी भी रात हादसे के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे डायरेक्टर ने पहला काम दिया, कुछ फाइल सेट करनी थी। उसने काम कर दिया। थोड़ी देर में अनाउंस हुआ कि चेयरमैन चेकिंग पर आ रहे हैं। सब अपना अपना डेस्क सेट करने लगे, तो मीनल ने भी किया। इतने में चेयरमैन आ गए। पूरी टीम थी। चेयरमैन, उनका सेक्रेटरी, असिस्टेंट और उनके असिस्टेंट। कदमों की आहट सुनकर सब खड़े हो गए। मीनल भी सर झुकाकर खड़ी हो गई। तभी उसे लगा कोई उसके सामने आकर रुका है। उसने जो मुंह उठाया तो वो हैरान रह गई। रमन यहाँ? रमन ने पूछा, ये कौन है? सर, ये नई क्लर्क है, उसके पीछे खड़े क्लर्क ने कहा। आपने आज क्या काम किया? वो फाइल्स लेकर मेरे कमरे में आओ, कहकर रमन आगे बढ़ गया। मीनल उसे जाते हुए देख रही थी। डायरेक्टर ने उसे फाइल लेकर जाने को कहा। वो गई। दरवाजे पर जाकर उसने पूछा, मे आई कम इन? अंदर से कम इन की आवाज़ आई तो वो अंदर गई। सर, ये लो फाइल्स। बैठो। आज तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? मेरा मन नहीं किया। ये लो, ये खा लो। अपना गुस्सा खाने पर नहीं निकालते, खा लो। ये कंपनी आपकी है? रमन ने हाँ में सिर हिलाया। तो इसके लिए आपने मुझसे शादी की? रमन कुछ नहीं बोला। मुझसे ये बात छुपाई क्यों? विकास भैया भी झूठ बोलते रहे। बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना मेरा मजाक बनाकर, कहकर वो रो दी। रमन उठकर उसके पास आया और बोला, तुमने मुझे कल भी गलत समझा था और आज भी। बेशक मैंने कहा कि मैं कंपनी के कारण शादी करना चाहता था, पर सच ये था कि तुम मुझे पहले ही दिन अच्छी लगी थी। पर तुम ये नहीं समझोगी। हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम शादी से मुकर न जाओ। मैं अभी मुकर सकती हूँ, पर मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। रमन ने कहा, थैंक यू। लो, ये खा लो। उसने आलू का पराठा खाने को दिया। मीनल, मैंने कल भी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, पर तुम थैंक्स कहने की जगह मुझे डांटने लगी। कभी मेरे बारे में भी सोचा है? मीनल बोली, सॉरी, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे भी अच्छा लगे अगर कोई प्यार करे, खाना बना कर दे, पर आपकी सेहत मेरे से ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें मेरी परवाह है, तुम मुझसे नफरत भी नहीं करती। देखना, एक दिन मुझसे प्यार हो जाएगा। मीनल कुछ नहीं बोली। उसने पराठा खाया और वहाँ से चल दी। रमन बोला, जाने की बड़ी जल्दी है? 1 मिनट रुको तो सही। ये लो चाय ले जाओ, वहाँ जाकर पी लेना। थैंक यू, मीनल ने कहा और वहाँ से चली आई। रमन सोच रहा था कि ये ऐसी क्यों है? अगर ये बोलेगी नहीं तो मुझे पता क्या चलेगा कि बात क्या है। लेकिन कोई बात तो है जो ये दिल में छुपाए फिरती है। मीनल लिफ्ट में चढ़ गई और अपनी फ्लोर का बटन दबा दिया। मैं क्या करूं? रमन इतना अच्छा क्यों है? मुझे उनसे प्यार होता जा रहा है। रूही को उसी दिन पता लग गया था कि मुझे रमन से प्यार हो गया है। अगर वो बात न करती तो शायद मुझे एहसास ही नहीं होता। मुझे ये नहीं करना चाहिए। कल जुदा हुए तो तकलीफ मुझे ही होगी। नहीं, मैं उनसे प्यार नहीं कर सकती। लिफ्ट खुल गई। वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। लंच टाइम में महक उसे बुलाने आई। उसका मन नहीं था, फिर भी वो महक के साथ कैंटीन में चली गई। मगर वहाँ जाकर तो वो हैरान हो गई थी। आज इंडियन खाना भी मिल रहा है। उसने राजमा चावल डलवाए और महक ने कढ़ी चावल। महक बोली, इससे दोनों सब्जियां टेस्ट कर लेंगे। वो आकर बैठी ही थी कि कैंटीन में हलचल सी हो गई। मीनल ने पीछे मुड़कर देखा तो विकास और रमन आ रहे थे। महक बोली, वाह चेयरमैन सर, हाय कितनी स्मार्ट है। मैं तो फ़ैन हूँ इनकी। तुझे पता है मुझे 5 साल हो गए यहाँ पर, ये पहली बार है कि कैंटीन में सर आए हों। सब लोग खड़े होकर उन्हें विश कर रहे थे। रमन की नज़र मीनल पर थी। वो सर झुकाए बैठी थी। रमन को सबको हाथ से बैठने का इशारा किया, फिर मीनल के साथ वाले टेबल पर बैठ गया। उसने भी मीनल की तरह राजमा चावल लिए। वो सबके सामने बैठकर उसे देख रहा था और खा रहा था। तभी विकास का फ़ोन बजा। हेलो, अच्छा आ गया। ऐसा कर, हम लोग कैंटीन में हैं, तू भी वही आ जा। कैंटीन? विष्णु बोला। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, समझा। चुपचाप आ जा। अब मुझे कंपनी मिल जाएगी, वरना यहाँ तो जनाब मैडम के चक्कर में मुझे भी घुमा रहे हैं। विकास धीरे धीरे बोला। विष्णु हंसने लगा। इंटरेस्टिंग, अभी आया। मीनन सर झुकाए खाना खा रही थी और महक की नज़रें रमन पर थी। वो बोली, रमन सर हमारी तरफ ही देख रहे हैं। हाय, काश मुझे पसंद कर ले। यार ये कौन है? ये तो विकास सर से भी हैंडसम है। इसे पहले कभी देखा नहीं। महक विष्णु को देखकर बोली। विष्णु ने रमन और विकास से हाथ मिलाया और उनके साथ बैठ गया।
ये क्या रमन, राजमा चावल? कहकर उसने विकास की तरफ देखा। विकास ने मीनल की तरफ इशारा किया। विष्णु ने मीनल की तरफ देखा। उसी वक्त मीनल ने भी महक के कहने पर मुंह उठाकर विष्णु की तरफ देखा। विष्णु ने सर झुकाकर नमस्ते की। मीनल ने भी सिर हिलाया, फिर मुंह नीचे कर लिया। विष्णु ने रमन के पास आकर धीरे से कहा, भाभी पसंद है मुझे, चॉइस बढ़िया है। सच में सोनिया से तो कई गुना अच्छी हैं। पर ये क्या, तुम अलग अलग क्यों बैठे हो? तू चुप रह, पहले से ही नाराज़ है, बात और न बिगाड़ देना। ऑफिस में चलकर बात करेंगे। कुछ खाएगा? नहीं यार, मैं तो खा पी कर आया हूँ, तुम खा लो। रमन ने थोड़ा सा ही खाया। वो बोला चलो। वो खड़ा होने लगा था कि इसका फ़ोन बजा। उसने उठाकर देखा, मीनल का था। हाँ जी, क्या बात है? रमन ने मीनल की तरफ देखकर कहा। खाना पूरा खत्म करते हैं, इस तरह जूठन छोड़ना गलत बात है। और अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखो, काम तो होता रहेगा। सच में आपके सारे ही दोस्त मतलब के हैं। खाना खत्म करो फिर जाना। मीनल धीरे धीरे बोल रही थी। ओके मैडम, आपका हुक्म सराखों पर, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। महक देख रही थी, इसलिए मीनल ने एक दो बातें और की, फिर फ़ोन रखा और महक से बोली, माँ को कर रही थी, नर्स का मैसेज था कि वो खाना नहीं खा रही हैं। रमन ने विष्णु को बैठने का इशारा किया और खुद खाना खाने लगा। फिर बोला, जूठन छोड़ना गलत बात होती है, मुझे खाना खत्म करने दो पहले, मतलबी दोस्तों। विष्णु उसकी बात सुनकर हैरान, ये क्या कह रहा है? उसके एक्सप्रेशन के साथ उसने विकास की तरफ देखा। विकास ने मुस्कुराकर मीनल की तरफ इशारा कर दिया और बोला, यार बीमार दोस्त को खाना भी नहीं खाने दे रहे, मतलबी कहलाना तो बनता है। और वो हंस दिया। तीनों ही हंस दिए। विष्णु बोला, ठीक है, मैं भाभी से स्वयं बात करके आता हूँ। रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। विकास बोला, लगी शर्त, अगर भाभी ने मेरे साथ 10 मिनट बात कर ली तो मैं जीता। वो 5 मिनट भी बात करेगी तो भी मैं तुझे जीता मानूंगा, पर मुझे पता है वो बात ही नहीं करेगी। विष्णु उठा और मीनल टेबल पर आकर बैठ गया। वो बोला, हेलो लेडीज़, क्या आप मुझे अपने 10 मिनट दे सकती हैं? मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप मुझे अच्छी लगी, सोचा कि बात कर लूँ। आज शाम को हम फ्री हैं, कहीं चलें? मीनल और महक ने खाना खा लिया था। वो महक से बोली, महक चल यहाँ से, ये लोग मतलब के लिए किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। कहकर मीनल महक की बाँह पकड़कर वहाँ से चल दी। विष्णु वही बैठा देखता रह गया, फिर उठकर अपने टेबल पर आ गया। विकास का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। 10 मिनट कहते हुए हंस रहा था। विष्णु ने रमन की तरफ देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। फिर उसने साइन दिखाते हुए बोला, भाभी है तो कमाल की। वो भी वापस आ गए। विकास और रमन सारे रास्ते हंसते हुए आए। विकास तो बस एक ही बात बोले जा रहा था, 10 मिनट, और हंसे जा रहा था। विष्णु बोला, अब बस भी कर, मर जाएगा इतना हंसकर। वो अंदर आ गए थे। रमन बोला, पता है क्या बोली थी, सारे के सारे मतलबी दोस्त हैं तुम्हारे। और यार ये जो इतना हंस रहा है ना, इसकी तो बात बात पर बेइज्जती होती है, तू अकेला नहीं है। अच्छा जी, जैसे तुझे तो बहुत सर पर बिठाती हैं, कोई मौका नहीं छोड़ती डांटने का, विकास ने रमन को कहा। तीनों यूं ही हंसते रहे। मीनल कमरे में आकर फिर बैठ गई। वो सोच रही थी कि रमन ने मेरे लिए कैंटीन में इंडियन खाना बनवाना शुरू कर दिया, इससे कितना नुकसान होगा कंपनी को। खाना कंपनी की तरफ से जो होता है, रोज़ इतना खाना बनेगा तो बचा हुआ वेस्ट हो जाता होगा। सब लोग तो खाना खाते नहीं हैं, मेरी खातिर उसने इतना बड़ा घाटा खा लिया। घर जाकर बात करूँगी। मीनल शाम को वापस आ रही थी तो सामने रमन खड़ा था। वो उसका वेट कर रहा था। मीनल ने आसपास देखा, फिर कार में बैठ गई। वो बोली, किसी खाली सी जगह पर कार रोकना। क्यों, आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? उसने शरारती लहजे में पूछा। उसकी आंखों में शरारत थी। मीनल ने कहा, तुम तो बस, असल में मैं कैंटीन के खाने के बारे में सोच रही थी कि तुमने मेरे एक बार कहने पर वहाँ इंडियन फूड के लिए कह दिया। कभी सोचा भी है कितना घाटा पड़ेगा कंपनी को? रोज़ इतना खाना बनाएंगे तो कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। कितना ही बच जाता है, वो सारा वेस्ट हो जाता है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोनों की रह जाए। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो, 1 मिनट मैं कैंटीन में बात करता हूँ। रमन फ़ोन करता है। हेलो, मैं चेयरमैन बोल रहा हूँ, आज इंडियन फूड कितना बनाया, कितना लगा, उसकी डिटेल बताओ। ओ अभी बताता हूँ सर। वो घबरा गया। चेयरमैन ने खुद फ़ोन किया है। उसने पेपर निकाल कर बताया, सर जितना खाना बनाया था उसमें से सिर्फ 40% ही लगा है, बाकी बचा पड़ा है। यू मीन 60% बचा पड़ा है?
यस सर। ओके वेट करो, मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ। मीनल 60% बचा पड़ा है। मैंने तो ये बात सोची ही नहीं, अब क्या करें। मेरी माँ जब दूसरे हॉस्पिटल में थी तो वहाँ बहुत ही गरीब लोग आते थे। वो लोग एक टाइम का खाना खाकर गुजारा करते थे। दोपहर में किसी गुरुद्वारा साहिब से लोग लंगर बांटते थे। लोग दोपहर का खाना खाकर उसी में से एक आध रोटी रात के लिए बचा लेते थे। क्यों ना हम वो बच्चा खाना वहाँ दे आए, खाना भी लग जाएगा और दान का दान। कमाल है, तुम दूसरों के बारे में कितना सोचती हो। तब उसने कैंटीन वाले को फिर फ़ोन किया। हेलो, ऐसा करो, सारा बचाया हुआ खाना हॉस्पिटल में बांट आओ। जो जो जाएगा उसकी लिस्ट मेरे ऑफिस में भेज देना, उन्हें ओवर टाइम मिल जाएगा। बाकी अब रोज़ यही करना होगा, खाना बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ओके जी सर। रमन ने मीनल की तरफ देखा, फिर बोला, देखो ऐसे ऐसे काम करती हो, फिर कहती हो कि तुम्हें प्यार न करूं। जितना तुम्हें जान रहा हूं उतना प्यार बढ़ता जा रहा है मेरी नज़र में। तुम उठती ही जा रही हो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस हम जो घर में करते हैं वही यहाँ किया है। वो दोनों घर आ जाते हैं। नहाते वक्त रमन देखता है कि उसका एक जख्म रिस रहा है। वो जल्दी से नहाकर बाहर आता है और जख्म साफ करके दवाई लगाने लगता है। इतने में मीनल अंदर आती है, उसे बिना शर्ट के देखकर मुड़ने लगती है, फिर दवाई देखकर उसकी तरफ भागकर आती है। अरे ये क्या हो गया। वो जख्म को देखती है। आप बहुत ही लापरवाह हैं। किसने कहा था कंपनी में जाने को? जब मैंने कहा था कि रेस्ट करो तो मेरी तो सुननी ही नहीं है। ऐसे ही वो दोस्त हैं आपके, वो तो रोक सकते थे आपको। अब जख्म पक गया तो मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे यार ब्रेक भी लगाया करो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं दवाई लगा लूँगा, फिर कल हॉस्पिटल चेक कराने जाना ही है। लाओ मैं दवाई लगा दूँ, कहकर मीनल ने उससे रुई ले ली और उसका जख्म साफ करके दवाई लगाने लगी। रमन उसके चेहरे की तरफ देखे ही जा रहा था। दोनों की धड़कनें तेज थी। लेकिन तभी मीनल की उस दिन की बातें रमन को याद आ गई। उसने खुद पर काबू किया और दूसरी ओर देखने लगा। मीनल ने दवा लगा दी। वो बोली, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही रिस रहा है, अब कल हॉस्पिटल चलेंगे, फिर घर पर बैठना, समझे? ठीक है, पर तुम्हें भी मेरे साथ रहना पड़ेगा। ओके सर, आपका हुक्म सर, आंखों पर, कहकर वो मुस्कुरा दी। रमन को हल्का सा बुखार था। मीनल ने उसे खाना खिलाकर उसे दवा दी और उस रात मीनल रमन की देखभाल के लिए उसके पास ही सो गई। रात को वो उठ उठकर उसका बुखार देखती रही, फिर एक बार जगाकर दवा भी दी। दूसरे दिन वो नाश्ता करके हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने चेक किया और बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, ये दवा लगाते रहिए, जख्म को पानी से बचा कर रखिए। ये जख्म दूसरों जख्मों से ज़्यादा गहरा है। यहाँ गोली बहुत अंदर तक धंसी थी, इसलिए जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ। बस थोड़ा ध्यान रखिए, रेस्ट कीजिए। देखो मेरी बात तो सुनते ही नहीं। अब पता चला, तुम अपने बारे में कब सोचोगे? अगर सेहत ही ठीक नहीं होगी तो कंपनी का क्या करना? ओके, अब जैसा कहोगी वैसे ही करूँगा, पर तुम मेरे साथ ही रहोगी। ठीक है बाबा, रात को बात हो गई थी ना, अब दोबारा क्यों? फिर कुछ रुक कर बोली, क्या मैं माँ से मिल आऊँ? बहुत दिन हुए उनसे मिले हुए। इसमें भी पूछने की कोई बात है, तुम जब मर्जी मिल आओ, मैंने तुम्हें कब रोका है? चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी अपनी सासू माँ से मिल आऊँ। ठीक है चलो। वो माँ से मिलने जाती है। वो अब VIP वार्ड में थी। शानदार होटल जैसा कमरा, एक नर्स 24 घंटे उनके पास थी। डॉक्टर भी टाइम पर आकर देख रहे थे। उनकी आधी बीमारी तो इससे ही ठीक हो गई थी। मीनल को देखकर माँ खुश हो गई। इतने दिन कहाँ थी बेटा, मुझे यहाँ छोड़कर देखने ही नहीं आई। तू ठीक तो है ना? सॉरी माँ, असल में मैं बिजी हो गई थी। माँ ये रमन है, मेरे पति, इन्होंने ही आपको इस हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया है। मीनल ने रमन की तरफ हाथ करते हुए कहा। रमन ने आगे बढ़कर चरण छुए और कहा, माफ़ करना माँ, मेरी तबीयत के कारण हम पहले आ नहीं पाए। इसमें मीनल का कोई दोष नहीं है। माँ ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहो बेटा। मीनल, तूने मुझे पहले बिल्कुल नहीं बताया, एकदम शादी कर ली, अब बता रही है। माँ जी, इसकी वजह भी मैं हूँ। मैंने इसे कहा था कि हम इकट्ठे चलेंगे, फिर मैं बीमार हो गया। इस बीच मेरे दादाजी को मेरी शादी की जल्दी थी तो हमने कोर्ट मैरिज की थी। चिंता न करें, आप ठीक हो जाइए, फिर धूमधाम से शादी करेंगे। ठीक है बेटा। वो लोग ऐसे ही माँ से बातें करते रहे। बातों बातों में मीनल ने माँ को बता दिया कि रमन बिजनेसमैन है। माँ को रमन बहुत पसंद आया। उसने देख लिया था कि रमन मीनल से बहुत प्यार करता है। जब रमन फ़ोन सुनने बाहर गया तो उन्होंने मीनल से कहा, बेटा ये बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हें बहुत प्यार करता है, इसे खुश रखना।
ठीक है माँ, मैं जानती हूँ ये बहुत ही अच्छे हैं। फिर माँ ने रेस्ट करना था तो वो वापस आ गए। वो घर के अंदर आए ही थे कि एक लड़की आकर रमन से लिपट गई और रोने लगी। रमन, मुझे इतनी खुशी है, तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरी तो जान ही निकल गई। सोनिया पीछे हटो, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम जा सकती हो, रमन ने उसे धकेलते हुए कहा। मीनल सुनकर हैरान रह गई। उसे इसी बात का डर था कि अगर सोनिया आ गई तो क्या होगा, पर उसे ये पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी। वो उन दोनों को जोड़कर अंदर जाने लगी तो रमन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। सोनिया ये देखकर एक पल तो झिझकी, फिर ये इग्नोर करके बोली, रमन, तुम इसलिए नाराज़ हो ना कि मैं उस दिन के बाद आई नहीं। असल में उन लोगों ने तुम्हारे सामने मुझे जाने को कह दिया, पर वो मुझे पकड़कर अपने साथ ले गए। मुझे कुछ सुंघा दिया। जब मुझे होश आया तो मैं जम्मू में किसी गांव में थी। मुझे ही पता है मैं कैसे वहां से बचकर आई हूँ। रमन बोला, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, इससे मिलो, ये मेरी पत्नी मीनल है, ये घर इसका है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम चली जाओ। कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी, मेरी कोई सिरदर्दी नहीं है, बस निकल जाओ यहाँ से, कहकर रमन अंदर चला गया। देखो मीनल, मैं मानती हूँ कि तुम दोनों की शादी हो गई है, पर मेरा इस दुनिया में रमन के सिवा कोई नहीं है। प्लीज़ मुझे यहाँ रह लेने दो, इतना बड़ा घर है, एक कोने में पड़ी रहूँगी, प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, कहकर वह मीनल के पैरों में झुक गई। मीनल ने उसे उठाकर खड़ा किया, फिर बोली, रुक जाओ, मुझे रमन से बात करने दो। मीनल रमन के पास गई और बोली, रमन, मेरी बात सुनो, तुम आज उसे भेज दोगे तो कल को जब तुम्हें पता लगेगा कि वो सच कह रही थी तो तुम्हें गिल्ट होगा। तुम मेरे बारे में मत सोचो, अगर तुम्हें लगा कि वो सही है और तुम उसे अब भी प्यार करते हो तो बस मुझे इशारा कर देना, मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारण से मैंने तुम्हें नज़दीक नहीं आने दिया था, मुझे लग रहा था कि सोनिया के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मान लूँगा, पर मेरी भी शर्त है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, जो भी मैं कहूँ। ठीक है, मुझे मंजूर है। उसे कमरा कौन सा दूँ? पहले कहाँ रहती थी वो? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? वो मेरे साथ नहीं रहती थी। बेशक मैं रईस हूँ, मेरा अपना अलग घर है, पर मेरे भी अपने कुछ वसूल हैं। मैंने तय किया था कि शादी से पहले इस घर में किसी लड़की को नहीं लाऊंगा। यहाँ आने वाली पहली लड़की मेरी पत्नी होगी और वो तुम हो, रमन ने गुस्से से कहा। अरे बाबा, नाराज़ क्यों होते हो? जाओ तुम आराम करो, मैं उसे सेट करके आती हूँ। उसके जाने के बाद रमन सोचने लगा कि चलो अच्छा है इसने सोनिया को यहाँ रख लिया, अब इससे पता चल जाएगा कि मैं सिर्फ इसे ही प्यार करता हूँ, सोनिया को नहीं। मीनल ने उसे लिविंग रूम की दूसरी तरफ का बेडरूम दिया, क्योंकि इस तरफ जो उसका और रमन का बेडरूम था। सोनिया ने रमन के बेडरूम की तरफ देखा, फिर उसने कमरे की तरफ और बोली, मुझे रात को अकेले डर लगता है, तो वो मुझे तुम दोनों के बगल वाला कमरा दे दो प्लीज़। वो मीनल मैडम की माँ का कमरा है और तुम्हें ज़्यादा डर लगता है तो तुम्हारे पास मैं सो जाऊंगी या तुम मेरे कमरे में सो जाया करो। आंटी, जो सुबह से सोनिया के नखरे झेल रही थी, गुस्से से बोली। नहीं, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, सोनिया ने मुंह बनाकर कहा। मीनल उसे कमरे में घुसाकर आंटी के साथ वापस आ गई। आंटी बोली, देखो बेटा, भलाई इतनी करो जितनी खुद के लिए खतरा न हो। तुम्हें पता नहीं ये बहुत खतरनाक है। सुबह से आपके बारे में पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खा गई। मुझे कहती है अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं बाबा से शादी करके तुम्हें मालामाल कर दूंगी। थूकती हूँ मैं ऐसे पैसों पर, मुझे तो बस आप दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। अब आप जरा इससे बच कर रहना। मीनल बोली, आंटी आप चिंता न करो, आप बस जरा इस पर नज़र रखना, ओके? हम इसका जीना हराम कर देंगे, फिर खुद भागेगी और मुड़कर नहीं देखेगी। अच्छा मैं चलूँ, लंच तैयार है? ऐसा करो हम दोनों का लंच बेडरूम में ही ले आना, जाकर पहले उन्हें मना लूँ। ठीक है मैडम जी। मीनल रमन के पास आई। वो झूठ मूठ का गुस्से हुए बैठा था। मीनल बोली, उसे मैंने वो वाला कमरा दिया है। नहीं, वो क्यों देना था, यही इसी कमरे में ठहरा देती, इतना बड़ा बेड है, 3 लोग आराम से सो सकते हैं। रमन चिढ़ा हुआ था। वो बोला, वाह, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया, ये बढ़िया था, तीनों एक ही कमरे में रहते तो बिजली की भी बचत होती। मीनल ने रमन को और चिढ़ाया। वाह, धन्य हो गया मैं आपसी पत्नी पाकर जो अपने पति का इतना ध्यान रखती है। चलो कोई नहीं, उससे कह दूंगी कपड़े वहीं रहने दे, सो यहाँ जाया करे। इस तरह मुझे तुम्हारी बीमारी की टेंशन नहीं होगी, वो आपको संभाल लेंगी और मैं अपने कमरे में आराम से सो सकूंगी। मीनल ने रमन को और चिढ़ाने के लिए कहा।
रमन बोला, रुक जाओ, मैं भेजता हूँ तुम्हें तुम्हारे कमरे में। कहकर रमन ने उसे दबोच लिया और उसके कंधे दबाकर बोला, अब बताओ, बोलोगी दोबारा ऐसे? बड़ी आई उसकी सगी। रमन ने मीनल का कंधा दबा रखा था। मीनल को डर था कि कहीं उसके जख्म फिर से खुल न जाए, सो वो बिना हिले लेटी रही। रमन का मन किया कि वो उसको कसकर पकड़ ले और कभी न छोड़े। तभी रमन ने सामने शीशे में देखा कि दरवाजे पर सोनिया खड़ी है, तो वो जानबूझकर मीनल पर झुक गया और धीरे से बोलना, चुप रहना, सोनिया खड़ी है, देखेगी तो जलेगी। और कहकर वो मीनल पर झुका। मीनल ने भी कुछ नहीं कहा, वो उसके जख्म से डर रही थी। दूसरे वो भी सोनिया को दिखाना चाहती थी कि रमन के दिल में उसकी जगह क्या है। तभी आंटी की आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि ये जोड़े का कमरा है और इस तरह अंदर झांकना गलत है। कहकर आंटी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मीनल ने रमन को हल्के से हिलाया। रमन को समझ आ गया था, पर वो फिर भी न हटा। तब मीनल ने उसका हाथ काट लिया। रमन बोला, तुम क्या कोई जानवर हो? देखो, खून निकाल दिया। वो अपनी उंगली को हटाते हुए बोला, अच्छा है, सोनिया देखेगी तो जनेगी। मीनल रमन की ही कही बात को दोहराई। आंटी ने दरवाज़ा नॉक किया। खाना ले आऊँ मैडम? आंटी जी, हम बाहर ही आते हैं, मीनल बोली। फिर रमन से बोली, सोनिया को दिखाना जो है, सॉरी, जलाना जो है। रमन उसकी तरफ देखकर मन में मुस्कुराया। ये इतनी भी भोली नहीं जितना मैंने सोचा था। फिर बोला, चलो। वो दोनों बाहर आए तो सोनिया पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। रमन ने मीनल से कहा, चलो डार्लिंग, खाना खाएं। मीनल ने उसके हाथ पर चुटकी काटी और धीरे से उसके कान में कहा, मेरी शराफत का ज़्यादा फ़ायदा न उठाओ, वरना सब छोड़कर चली जाऊंगी। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं कहते। कहकर वो खाने बैठ गए। सोनिया उन दोनों के सामने बैठी थी। रमन खाना डालने लगा तो मीनल ने उसके बर्तन पकड़कर कहा, लाओ, मैं सर्व कर देती हूँ, आप बैठो। वो मशरूम की सब्जी डालने लगी तो सोनिया बोली, रमन मशरूम नहीं खाता, इसे भिंडी सबसे ज़्यादा पसंद है, या फिर गाजर की सब्जी। ये बैगन, घिया, तोरी जैसी सब्जियां नहीं खाता। क्या बात है रमन, तूने तो अपनी सो कॉल्ड वाइफ को कुछ भी नहीं बताया। रमन बोला, तुम्हें प्यार के बारे में पता ही नहीं। जिसे हम प्यार करते हैं तो हमारे लिए बस वही मायने रखता है। उसके हिसाब से पसंद और नापसंद बदल जाती है। अब मीनल को मशरूम पसंद है तो मैं भी खा लेता हूँ। मीनल, तुम जो भी डालना चाहो डाल दो, मैं खा लूँगा। यूं ही लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। मीनल ने रमन के लिए खाना डालकर उसे दे दिया और अपना भी खाने लगी, पर उसे ये बात खल रही थी कि उसे रमन की पसंद नापसंद के बारे में कुछ नहीं पता और सोनिया को सब पता है। जब वो खाना खा रहे थे तो रमन जानबूझकर मीनल को देख रहा था। मीनल उसके एक्शन देखकर मुस्कुरा दी। सामने बैठी सोनिया उन्हें देखकर झली जा रही थी। सोनिया खाना खाते खाते उठकर वॉशरूम में जाकर उल्टी करने लगी। कोई उसके पास नहीं गया। जब वो कुछ देर नहीं आई तो मीनल उसके पास पानी लेकर चली गई। मीनल ने उसे पानी दिया और पूछा, क्या हुआ? सोनिया की आंखों में ज़बरदस्ती उल्टी करने के कारण पानी था। वो रोते हुए बोली, मीनल, हमारे बच्चे का क्या होगा? मुझे पता नहीं था कि रमन ऐसा करेगा, इसलिए मैंने इसे गिरवाया नहीं। अब तीसरा महीना है, अब अबॉर्शन भी नहीं हो सकता। देखो मीनल, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे पता है तुम मेरे बच्चे को संभाल लोगी। मैंने देखा है अब रमन तुम्हें प्यार करता है। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मगर जब बच्चा होगा तो मैं तुम्हें सौंप दूँगी। कम से कम उसे बाप का नाम तो मिल जाएगा। देखो, अब अगर तुम रमन से कहोगी तो वो इसे अपनाएगा नहीं। हो सकता है वो ये भी कहे कि ये उसका है ही नहीं, पर मैं इस बच्चे की कसम खाती हूँ कि ये रमन का है। प्लीज़ तुम रमन को मत बताना, कहीं वो इसे अबॉर्ट ना करवा दे। मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। तुम मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हें रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगी। अच्छा, बाद में सोचेंगे, फिलहाल अंदर चलो वरना उन्हें शक हो जाएगा, मीनल ने कहा। वो लोग वापस डाइनिंग टेबल पर आ गई और मीनल ने आंटी से कहा, आंटी जी, इसकी तबीयत खराब है, इसे खिचड़ी बना दीजिए। फिर सोनिया से बोली, तुम्हारा जो भी दिल करे आंटी से कहकर बनवा लिया करो। ठीक है आंटी जी, खिचड़ी के साथ दही भी दे दीजिएगा, सोनिया बोली। आंटी और रमन हैरान कि मीनल क्यों उसका साथ दे रही है। सब अपने अपने कमरे में चले गए तो मीनल आंटी से बात करके सोनिया के कमरे में आई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैंने खिचड़ी में थोड़ी अजवाइन और मेथी डालने को बोल दिया है, तुम्हारे लिए ठीक है। लाओ रिपोर्ट्स दिखाओ, मैं भी तो तुम्हारे बच्चे को देखूं, मीनल बोली। सोनिया ने अलमारी से रिपोर्ट्स निकाल कर दिखाई। मीनल ने रिपोर्ट्स देखी। नाम तो ठीक था, पर ब्लड रिपोर्ट और मंथ की थी और अल्ट्रासाउंड और मंथ की। नाम दोनों में सोनिया ही था, पर एक में उम्र 20 साल लिखी थी और एक में उम्र 32 साल।
मीनल ने उसे सो नहीं होने दिया कि उसे कोई शक है। वो बस ध्यान से अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो में बच्चे को देख रही थी। तभी आंटी ने आवाज़ लगाई, सोनिया मैडम, नमक कितना डालूं और सब्जी कौन कौन सी डालनी है? सोनिया को मीनल भोली लगी। उसे मीनल पर कोई शक नहीं हुआ। वो मीनल को वहीं छोड़कर किचन में चली गई। मीनल ने जल्दी से दोनों रिपोर्ट्स की फ़ोन पर फ़ोटो खींच ली और फिर से अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो देखने लगी। सोनिया आई तो वो बोली, सोनिया तुम चिंता मत करो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही चली जाऊंगी। तुम रमन और अपने बच्चे के साथ आराम से रहना। कहकर उसने अपने आंसू साफ किए और चली आई। सोनिया को लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। मीनल वहाँ से निकलकर आंटी के पास आई और बोली, आंटी जी आप उसका खास ध्यान रखिएगा, जो मांगती है उसे खाने को दीजिएगा, उसे इस घर की मालकिन ही समझिए। मीनल जानबूझकर ऊंचा बोली ताकि सोनिया को सुन सके, जबकि उसने आंटी को अंगूठा दिखाते हुए कहा कि काम हो गया। वो रमन के पास आ गई। रमन उससे बोला, ये सोनिया क्या आ गई, तुम तो उसकी सेवा में ही लग गई हो, मुझे तो तुम भूल ही गई। आपसे एक बात पूछूं, पर्सनल है, पर अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो तो झूठ नहीं बोलोगे। ओके, मैं वैसे भी तुम्हें झूठ नहीं बोलता। मिनल ने पूछा, आपका और सोनिया का रिश्ता कितना गहरा था? क्या आप दोनों, मेरा मतलब है कि क्या वो आपके बच्चे की माँ बन सकती है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, रमन बोला। मीनल ने उसका हाथ अपने सर पर रखा और बोली, मेरी कसम खाकर कहो। मीनल, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये लो तुम्हारी कसम, मेरी मरी हुई माँ की कसम, मैंने उसके साथ ऐसा रिश्ता कभी भी नहीं रखा। मैंने ज़िंदगी में किसी को भी नहीं छुआ, अगर किसी को छुआ तो वो तुम हो। अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? सच बात तो ये है कि मैं पुराने ख्यालों का हूँ और मैंने सोच रखा था कि जो भी करूँगा शादी के बाद। और सोनिया को मैंने सिर्फ दादाजी को दिखाने के लिए गर्लफ्रेंड बनाया था, क्योंकि मेरे कैरेक्टर पर अफवाहें उड़ने लगी थी कि मैं ये हूँ क्या, कोई 26 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ खुश नहीं रह सकता, उसकी गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है क्या? रमन बोलते बोलते रुक गया, फिर बोला, बस एक तुम मिली जिससे मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो गया, तभी तो मैंने तुम्हें शादी के लिए मनाया। सच में मुझे तुम पसंद हो, सिर्फ तुम। मिनल बैठी सुनती रही। रमन को इमोशनल होता देख खिसक कर उसके पास हुई और उसे गले से लगा लिया। रमन ने भी उसे गले से लगा लिया। फिर मिनल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपकी हर बात पर यकीन है, अब ये सोनिया तो क्या कोई भी आपको मुझसे अलग नहीं कर सकता। फिर उसने रमन को सारी बात बताई और उसे उन रिपोर्ट्स का सच जानने के लिए कहा। फिर मीनल ने रमन को अपनी चाल बताई और कहा, चलो रात को ड्रामा करते हैं, ओके? रमन ने विष्णु को फ़ोन किया। हाँ यार, क्या बात है? यार विष्णु, सोनिया इज बैक। उसने मीनल को अपने जाल में फांसने के लिए प्रेगनेंसी का ड्रामा किया है और कहती है कि तू ये बच्चे को पाल लेना, ये रमन का है, तो याद कर ले कहीं तेरा ही ना हो। विष्णु ने उसकी टांग खींची। कमीनों, मीनल ठीक ही कहती थी, तुम जैसे दोस्तों के होते दुश्मनों की क्या ज़रूरत। मीनल को मेरी बात पर यकीन है, तुम जाओ तेल लेने। अच्छा ये बता कि वो मुझे कब मिली थी? 2 महीने 18 दिन हुए हैं अब। बिल्कुल, और तुझे पता है बच्चा 3 महीने से ऊपर का है। ये रिपोर्ट्स भेज रहा हूँ, ज़रा हॉस्पिटल से डिटेल निकलवा कि किस सोनिया की रिपोर्ट्स है ये। वाह यार, तुम्हें उसने रिपोर्ट दी कैसे? ये सब मेरी मिनल का कारनामा है। उसने सोनिया को ऐसे हाथ पर चढ़ाया कि सोनिया इसे बुद्धू समझकर इसके जाल में फंस गई। सुन, शाम 8 बजे शो है तो तू ये रिपोर्ट्स की सच्चाई लेकर आ जाना, पर्दा तेरे ही हाथों उठेगा। श्योर। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अब तेरा क्या होगा सोनिया? मैं विकास को भी लाऊंगा यार, उसे भी कुछ मज़ा आ जाए। और तीनों हंसने लगे। शाम को 7:30 बजे विकास और विष्णु उनके घर आ गए। मीनल लिविंग रूम में सोनिया के साथ बैठी थी। उसने बता दिया था कि रमन के दोस्तों के सामने उसे तलाक देकर यहाँ से चली जाएगी, इसलिए इन दोनों को यहाँ आए देख सोनिया को हैरानी नहीं हुई। दोनों लिविंग रूम में आए और उन दोनों को हेलो कहा। फिर विकास ने मीनल से कहा, क्या बात थी, हमें क्यों बुलाया? मीनल बोली, सोनिया तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इन सब में तुम्हें शामिल नहीं करना चाहती, वैसे भी तुम्हारी सेहत के लिए ये सब ठीक नहीं है। सोनिया चुपचाप अंदर चली गई। विष्णु और विकास की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर वो रमन के पास जाते हुए आंटी से बोले, आंटी जी सोनिया को जूस दे दो, और आंटी को इशारा किया कि सोनिया इस तरफ न आए। आंटी ने अंगूठा दिखाकर कहा, ओके। वो सारे रमन को बेडरूम में इकट्ठे हो गए। विष्णु ने रिपोर्ट्स की सच्चाई उन सबको दिखाई। दोनों रिपोर्ट्स अलग अलग औरत की थी। विष्णु उनके फ़ोटोज़ भी ले आया था।
आजकल प्रेग्नेंट लेडीज़ के अल्ट्रासाउंड के वक्त फॉर्म भराया जाता है, उसमें उनकी फ़ोटोज़ भी लगी होती है। तो ये रही वो सोनिया जो प्रेग्नेंट है। चलो ड्रामा स्टार्ट। कहकर मिनल ने सोनिया के बैग में उसके सारे कपड़े भरे और बोली, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिलवाऊँ। सोनिया खुशी खुशी उसके पीछे आ गई। बाहर डाइनिंग रूम में सारे खड़े थे। मिनल ने कहा, सोनिया ये लो तुम्हारी रिपोर्ट्स की सच्चाई, और वो रहा दरवाज़ा, निकल जाओ मेरे घर से। मैंने सच में एक बार तुम पर भरोसा कर लिया था, पर जब मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी तो सब समझ गई। असल में मैं माँ का इलाज कराते कराते आधी डॉक्टर बन गई हूँ। मैं रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ लेती हूँ। बाकी का काम हमारे विष्णु भैया जी ने कर दिया। अब आप जा सकती हैं, मिनल ने कहा। सोनिया उसकी तरफ दौड़ी। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरे साथ नाटक करती रही, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो उसके पास पहुंची भी नहीं क्योंकि मिनल को रमन ने पकड़ लिया और विष्णु और विकास उनके आगे आकर खड़े हो गए। तब आंटी ने पकड़कर उसे धक्का देकर बाहर निकाला। फिर सब आकर सोफे पर बैठ गए। आंटी उनके लिए खाना बनाने चल दी। सब बैठकर बातें करते रहे। विष्णु बोला, भाभी मैं तो आपका मुरीद हो गया यार। रमन, इन्हें मैं अपनी असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। क्या दिमाग पाया है तू, कहीं और जाके ढूंढ। ये तो अब मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मैं सोच रहा हूँ कि तुम विकास को ले जाओ, मैं अब इसे अपनी असिस्टेंट बना लेता हूँ। इसने कैंटीन के खाने को वेस्ट होने से बचाया। विकास और तुम दोनों तो मतलबी दोस्त हो। रमन हंसते हुए बोला, नहीं नहीं विकास भैया, जैसा काम मैं तो क्या कोई नहीं कर सकता। कंपनी में इनकी कितनी तारीफ करते हैं, आपको पता भी है। विकास खुश हो गया। विष्णु बोला, चलो भाभी जी, आपकी कोई फ्रेंड नहीं है क्या? आप जैसी हो मुझे उससे ही मिला दो। मिनल के बोलने से पहले ही विकास बोला, भाई तू किसी और को ढूंढ ले, वो तो मैंने बुक कर ली है। सारे विकास का मुंह देखने लगे। विष्णु बोला, यार आज पता लगा कि लड़कियां मिलने पर दोस्त बदल जाते हैं। दोनों ने झट कह दिया, कोई और ढूंढ लो। भैया आप चिंता न करें, मैं ढूंढूंगी आपके लिए। अच्छा ये बताइए कि जो उस दिन कैंटीन में मेरे साथ बैठी थी वो कैसी लगी? वो अच्छी लड़की है और उसे आप पसंद भी हैं। हाँ वो भी चलेगी, बस आपकी गारंटी होनी चाहिए। सभी हंस दिए। 2 महीने बाद मिनल की माँ का ऑपरेशन सफल हुआ था। आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी। मिनल उन्हें अपने पुराने घर में ले गई। रमन उसके साथ था। रमन चाहता था कि माँ उनके घर में रहें। मिनल की माँ नहीं मानी तो रमन ने उनके लिए एक नर्स अरेंज करा दी जो 24 घंटे उनके साथ रहेगी, उनके खाने पीने का भी ध्यान रखेगी, और एक नौकरानी रख दी बर्तन और झाड़ू पोछा करने के लिए। उस रात मिनल वहीं रुकी, रमन भी साथ ही रुका। अगले दिन जब वो घर आए तो घर में दादाजी आए हुए थे। उन्होंने रमन को कुछ कागज़ पकड़ाए। रमन ने देखा, ये उस पर हुए मर्डर अटेम्प्ट की जानकारी थी। उससे साफ पता चला कि ये काम उसकी सौतेली माँ ने कराया है। सोनिया को भी उसने ही भेजा था। सब देखकर दादाजी बोले, क्या लगता है तुझे, हमें क्या करना चाहिए? दादाजी, मुझे ये सब बहुत पहले ही पता लग गया था। उसने विष्णु की बनाई हुई रिपोर्ट दादाजी को दिखाई। मैंने मिनल के कहने पर माँ से बात की थी। वो रो पड़ी। कहने लगी कि उन्हें सिर्फ रॉकी की चिंता है कि अगर आप मुझे कंपनी दे देंगे तो उसका क्या होगा। मिनल तुम बताओ कि क्या करें बेटा, दादाजी ने मिनल से पूछा। देखिए दादाजी, आप कंपनी के शेयर इनमें बराबर बराबर बांट दीजिए और कंपनी फ़िलहाल अपने नाम पर ही रखें। चलो ये भी ठीक है। तुम जब से हमारे घर में आई हो तब से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बेटे, जो तुमने कैंटीन के बचे खाने को हॉस्पिटल में बांटने की स्कीम बनाई थी, अब कई कंपनियां हमारे साथ अपनी कैंटीन का खाना भी वहां बांटने लगी हैं। अब गरीबों को भूखे नहीं रहना पड़ता और खाना भी वेस्ट नहीं होता। पता है, लोग कहते हैं कि अपनी बहू जैसी बहू हमें भी ला दो। सच में बेटा, अगर तुम्हारे बाप ने तुमसे पहले बेटियां मरवाई न होती तो आज 2 और तुम्हारे जैसी संस्कारी लड़कियां इस दुनिया में होती। दादाजी, हम अपना पास्ट नहीं सुधार सकते पर अपना फ्यूचर ज़रूर सुधार सकते हैं। हाँ बेटा जी, चलो फ्यूचर की बात चली है तो मुझे भी एक अच्छी सी पड़पोती का मुंह दिखा दो। मरने से पहले एक पोस्ट बढ़ जाएगी। रमन ने वही शरारती मुस्कान बिखेरते हुए बोला, दादाजी आपको इसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी। बस 8 महीने बाद आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। क्या कहा तुमने, सच में? मिनल बेटा ये सच कह रहा है? जी दादाजी, मिनल ने शर्माते हुए कहा। वाह बेटा, खुश कर दिया। चल अब कंपनी का असली वारिस आ गया, चाहे वो लड़की हो या लड़का। मैं कंपनी उसके नाम करूँगा, तुम्हें भी तभी अक्ल आएगी। दादाजी हंसते हुए बोले। तभी वहाँ राकी और उसकी माँ भी आ गई। मिनल उनसे मिलकर भागी आई।
दादाजी, रमन, माँ और आंटी सभी एक साथ बोले। धीरे मिनल। मिनल ने मुस्कुराकर सबकी तरफ देखा। रॉकी बोला, क्या हुआ भाभी, बीमार हैं क्या? क्या हुआ, कोई मुझे भी बताओ। हाँ भाई, चाचा जी को भी तो बताओ कि वो चाचा बनने वाला है। क्या सच्ची मैं चाचा बनने वाला हूँ? सच्ची भाभी, आप ऐसे न चलो, आप यहाँ बैठो। वो मिनल को उठाकर सोफे पर बिठा दिया। सभी मिनल की सेवा में लग गए। 10 महीने बाद मिनल ने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। दादाजी, मिनल की माँ, रमन की माँ और रॉकी उसे उठाने के लिए लड़ रहे थे। रमन मिनल का हाथ पकड़कर कहा, थैंक्स मेरे जीवन में आने के लिए और मुझे ये छोटी सी मिनल देने के लिए। कहकर उसने मिनल को गले लगाकर उसके माथे को चूम लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।